दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था भारत के अंदर जो विदेशी आक्रमणकार हुए थे उनके बारे के अंदर पढ़ा था। इसके बाद आता है अपने मौर्य काल। मौर्य काल का समय शुरू होता है 322 बीसी से 184 बीसी तक। ये मौर्य काल का समय है, इसको थोड़ा सा याद करना क्यों इम्पोर्टेंट है। 322 से 184 बीसी। भारत के अंदर पहली बार केंद्रीकृत साम्राज्य मतलब एक ही केंद्र साम्राज्य का विस्तार किसने किया था? मौर्य काल के अंदर हुआ था। मौर्य काल का एक ही केंद्रीकृत साम्राज्य के क्वेश्चन आ रखा है। भारत के अंदर केंद्रीकृत साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य काल के समय हुई थी। मौर्यों का मूल स्थान कहा जाता है, अपन ने पहले कोई वीडियो के अंदर पढ़ा था। मौर्यों का मूल स्थान पिंपली के मौर्य, मैंने बहुत सारे बताए थे। उसके अंदर मौर्यों का मूल स्थान कौन सा है? पिंपली वन के मौर्यों का मूल स्थान माना जाता है। इन मौर्यों का बारे के अंदर अपन को जानकारी के कौन कौन से साधन है, अपन को इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि पहले अपन पढ़ेंगे मौर्यों का संपूर्ण इतिहास, फिर राजा महाराजा के अंदर आएंगे, तो पढ़ने के अंदर इजी हो जाएगा। मौर्यों का आ गया मूल स्थान पिंपली वन के मौर्य, और मौर्यों के बारे में जानकारी के साधन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य से हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। ब्राह्मण साहित्य के अंदर जो विष्णु पुराण है, इसके अंदर मौर्यों का उल्लेख किया गया है। विष्णु पुराण के अंदर मौर्यों का उल्लेख किया गया है। फिर है कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र बुक है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, उसके अंदर भी मौर्यों का उल्लेख किया है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र राजनीति का प्रमुख ग्रंथ है। ये अर्थशास्त्र आपको लगता है इकोनॉमिक्स की, नहीं थी, ये राजनीति का प्रमुख ग्रंथ है। राजनीति कैसे करते हैं और राजा और प्रजा के बीच में क्या संबंध है, उस संबंध को कैसे लेते हैं, वो सब किसके अंदर है? कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अंदर। 1904 के अंदर जो शाम शास्त्री थे, इन्होंने अर्थशास्त्र की पांडुलिपि की खोज की थी। तो क्वेश्चन आ रखा है ये, अर्थशास्त्र की पांडुलिपि की खोज किसने की थी? शाम शास्त्री ने अर्थशास्त्र की पांडुलिपि की खोज की थी। अर्थशास्त्र के अंदर छठे अधिकरण के अंदर राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख मिलता है अपन को अर्थशास्त्र की छठी अधिकरण के अंदर। मैं आपको बताता हूं अर्थशास्त्र के अंदर कितने अधिकरण है। तो इसके अंदर टोटल 15 अधिकरण है। कितने अधिकरण है? 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। 15 अधिकरण है। तो यहां पर आप नोट कर लिख लो, कौटिल्य की अर्थशास्त्र में कितना अधिकरण है? 15 अधिकरण है। छठे अधिकरण के अंदर राज्य की सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। और अगर पूछ ले विदेशी नीति का उल्लेख, तो 9 से 15 के अंदर अधिकरण है, उसके अंदर अपन को विदेशी नीति की परिभाषा या विदेशी नीति की चर्चा की गई है। कौन से? 9 से 15। लेकिन छठे अधिकरण के अंदर राज्य के सप्तांग के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। ये हुई अपनी विष्णु पुराण, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, ब्राह्मण साहित्य है। इसके बाद आता है और भी बुक है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस ग्रंथ। विशाख दत्त का कौन सा? मुद्रा राक्षस। इसके अंदर भी मौर्यों का उल्लेख किया गया है। ये मुद्रा राक्षस संस्कृत साहित्य का पहला जासूसी नाटक बताया जाता है। संस्कृत साहित्य का पहला जासूसी नाटक किसको बताया गया है? मुद्रा राक्षस को। ये किसके द्वारा लिखी गई है? विशाख दत्त का। इंपॉर्टेंट है ये बुक है। और पतंजलि की महाभाष्य, जो पतंजलि की महाभाष्य है, इसके अंदर ही मौर्य राजाओं के नाम मिलते हैं। और इनके इस पतंजलि की महाभाष्य के अंदर बताया गया है मौर्य धन कमाने के लिए अनुचित तरीकों का उपयोग करते थे। ये पतंजलि की महाभाष्य के अंदर बताया गया है। और भी बुक हैं, अपन और देखते हैं बुक है। एक और बुक है सोमदेव कथा सारित सागर ग्रंथ। सोमदेव का कौन सा ग्रंथ है? कथा सारित सागर। ये भी इसके अंदर ही मौर्यों का उल्लेख है। मैंने ब्राह्मण साहित्य आपको 5 लिखा दिए गए हैं। कौन कौन से है? एक तो विष्णु पुराण, कौटिल्य की अर्थशास्त्र भी ये भी बता दिया गया है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, और पतंजलि की महाभाष्य, और सोमदेव का कथा सारित सागर, ये भी मैंने आपको बता दिए थे अपने ब्राह्मण साहित्य, जिसके अंदर अपन को मौर्यों की जानकारी मिलती है। फिर आता है जैन साहित्य, इनसे भी अपन को मौर्यों की जानकारी मिलती है। तो भद्रबहु का कल्पसूत्र ग्रंथ, भद्रबहु का कौन सा? कल्पसूत्र ग्रंथ है, उसके अंदर भी जैन
मौर्यों का उल्लेख किया गया। और हेमचंद्र का प्रशिष्ट पर्वन, इसके अंदर भी मौर्यों का उल्लेख किया। तो जैन साहित्य कितने हो गए, भद्रबाहु का कल्पसूत्र ग्रंथ और हेमचंद्र का प्रशिष्ट पर्वन, ये साथ में देखो लेखक भी है और इसकी बुक भी है, इसीलिए साथ में। फिर आते हैं बौद्ध साहित्य। यहाँ पर बौद्ध साहित्य अपन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन बार बार जब भी देखेंगे, जब अशोक पढ़ेंगे तो वहां पर अपन को ज्यादा ये बौद्ध साहित्यों का उल्लेख होगा। तो दीपदान, ये एक बौद्ध साहित्य है। दिव्यदान, मिलिंद पनो और दीप वंश और महावंश, ये कौन सा साहित्य है, बौद्ध साहित्य है। फिर आता है विदेशी साहित्य कौन कौन से है, ये तो अपने भारत के साहित्य है। फिर आता है विदेशी साहित्य। मैं आपको मौर्य काल पूरा डीप के अंदर पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए ये हर चीज लिखा रहा हूँ। पहले अपन को ये पता करेंगे किससे क्या ग्रंथ है कौन सा, फिर अपन एक एक 3-4 छोटे छोटे राजा हुए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 3-4 राजा है वो इंपॉर्टेंट है, तो अपन को विस्तार से उनको पढ़ेंगे। फिर आती है विदेशी साहित्य। तो मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज की कौन सी, इंडिका। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार के अंदर यूनानी सेल्यूकस का राजदूत था। तो पूछ ले, मेगास्थनीज किसके दरबार के अंदर राजदूत था, तो चंद्रगुप्त के दरबार के अंदर यूनानी सेल्यूकस, यूनानी शासक कौन था, सेल्यूकस, उसका राजदूत था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये इंडिका ग्रंथ है, अभी उपलब्ध नहीं है वर्तमान के अंदर। इंडिका वर्तमान इसकी कुछ प्रतियां हैं, उसके अंदर से ये जानकारी निकाली गई है। तो मेगास्थनीज की इंडिका, तो इंडिका मेगास्थनीज कौन था, तो मेगास्थनीज यूनानी सेल्यूकस का था राजदूत, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त है उसके दरबार के अंतर्गत। फिर आती है इंडिका। इंडिका के अंशों का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो मैक्रिंडल ने किया था 1882। क्वेश्चन आ रखा था, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया था। इंडिका का अनुवाद अंग्रेजी के अंदर अनुवाद किसने किया था, मैक्रिंडल ने किया था 1892 के अंदर। फिर आता है पुरातत्व साहित्य, जिसको उनके बारे मौर्यों के बारे के अंदर जानकारी मिलती है। तो सोहगोरा का, सोहगोरा कहाँ पर है, यूपी के अंदर है। ये सोहगोरा अपन को जानकारी लेख कहाँ से मिल रहा था, यूपी के अंदर। और महास्थान, और महास्थान कहाँ है, बंगाल के अंदर। ये तो है सोहगोरा यूपी, और महास्थान के लेख कहाँ से अपन को मिले थे, महास्थान का बंगाल से। इसके बारे में ये 2 लेख मिले थे, उनसे बारे में अपने मौर्यों की जानकारी मिलती है। और एक और है कौन सा, शक शासक रुद्रदामन का अभिलेख है, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। दूसरा पुरातत्व लेख है, शक शासक था रुद्रदामन प्रथम, इसका जूनागढ़ अभिलेख। और ये अपन को कहां से मिला, गुजरात से मिला था। शक शासक रुद्रदामन, अपन शक शासक पढ़ेंगे, उसके अंदर आएगा अपन को रुद्रदामन फर्स्ट का जूनागढ़ अभिलेख। इसके अंदर भी मौर्यों का उल्लेख मिलता है, और ये संस्कृत भाषा के अंदर है। पूछ ले जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा के अंदर है, क्वेश्चन आया था। जूनागढ़ अभिलेख है जो संस्कृत भाषा के अंदर है, एकमात्र अभिलेख संस्कृत भाषा के अंदर है जो मौर्यों के बारे में जानकारी देता है। संस्कृत भाषा के अंदर एकमात्र लेख है जो मौर्यों के बारे में जानकारी देता है। इसके बाद अपन और भी इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा के अंदर है, तो प्राकृत भाषा के अंदर है। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है वो प्राकृत भाषा के अंदर है। और लिपि पूछ ले तो ब्राह्मी लिपि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जा सकता है। अधिकांश अभिलेख अशोक के और भी अभिलेख जिसको हम ग्रीक और अरमाइक भाषा के अंदर भी अशोक के अभिलेख अपन को मिले थे। ग्रीक और आरमाइक भाषा के अंदर ही अशोक के अभिलेख, लेकिन सर्वाधिक अभिलेख इसके अंदर है प्राकृत भाषा के अंदर। और लिपि पूछ ले तो ब्राह्मी लिपि। अशोक ने खरोष्टी लिपि पर भी लेख लिखा था। कौन सा लेख, शहबाजगढ़ी का मानसेरा लेख। शहबाजगढ़ी व मानसेरा लेख ये किस भाषा के अंदर है, खरोष्टी लिपि के अंदर। और ये हमन को कहां से मिलता, पाकिस्तान से मिला था। क्वेश्चन आ जाए अशोक का खरोष्टी लिपि का लेख कौन सा है, तो शहबाजगढ़ी और मानसेरा का लेख है जो अपन को मिला था पाकिस्तान से। और इसके बाद आता है अपन डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा था। पूछ ले अशोक का इतिहास अभिलेखों पर किसने लिखा था, तो डी.आर. भंडारकर ने। इंपॉर्टेंट है इसलिए ये भी लिखाया मैंने आपको। हर चीज डीप के अंदर जो क्वेश्चन आ रखे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं मैं। फिर अपन है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त सबसे पहले मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने।
इसका टाइम पीरियड पूछ ले तो 322 से 298 बीसी, 322 से 298 बीसी सर्वाधिक यही है इंपॉर्टेंट चंद्रगुप्त मौर्य है, क्योंकि इसने और इसके बाद अशोक, ये दो अपन बड़ा डीप के अंदर पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन है, इसके बारे के अंदर अपन को किस ग्रंथ से होता है, तो अब मैंने अभी बताया दिव्यदान और मुद्रा राक्षस से अपन को ये जानकारी, मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है, वही ग्रंथ है दिव्यदान और मुद्रा राक्षस। इसके में लिखा हुआ है चंद्रगुप्त का जो प्रारंभिक जीवन है, किस कठिनाइयों से चंद्रगुप्त मौर्य गुजारा था प्रारंभिक जीवन, उसकी जानकारी अपन को मिलती है दिव्यदान और मुद्रा राक्षस ग्रंथ से। प्रारंभिक जीवन के अंदर जो चंद्रगुप्त था ये गुलाम था। क्या था ये? चंद्रगुप्त प्रारंभिक जीवन के अंदर एक गुलाम था और चाणक्य ने 1000 कारषण, ये कारषण क्या होती है? चांदी की मुद्रा, यहां लिख लेना, चांदी की मुद्रा है, उसको क्या कहा जाता है? कारषण कहा जाता है। चंद्रगुप्त को एक शिकारी से खरीदा था, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक शिकारी से खरीदा था। 1000 कारषण यानी कारषण यानी चांदी की मुद्रा होती है, नहीं उसको बोलते हैं। फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तक्षशिला के अंदर शिक्षा दिलाई, क्योंकि ये शिकारी से खरीदा था, इसके अंदर जज्बा तो था, लड़ने की शक्ति तो थी, इसीलिए चाणक्य ने इसको पहचाना और इसको तक्षशिला के अंदर शिक्षा दिलाई। तक्षशिला बता दूं, इसी तक्षशिला के अंदर जो जीवक अपने पढ़ा था, वो जीवक वेद, एक जीवक अपने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ना था, वो जीवक, और एक है पतंजलि, अभी अपने पतंजलि की महाभाष्य देखी, और एक पाणिनि। इन यहाँ पर भी तक्षशिला के अंदर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, इतना बड़ा तक्षशिला था, और यहीं पर उन्होंने चाणक्य को शिक्षा दिलाई थी, क्योंकि चाणक्य की बहुत बड़ी नीति थी, उन्होंने संपूर्ण भारत को एक सूत्र के अंदर बांधने का निश्चय किया था, और घनानंद को पराजित करने के लिए, क्योंकि घनानंद ने चाणक्य को अपने दरबार से निकाल दिया था, इसीलिए चाणक्य ने ठान लिया मैं इसी दरबार के अंदर वापस शासक करूंगा, और मैं नहीं करूंगा लेकिन मेरा एक सेवक के रूप के अंदर मैं तो सहायता दूंगा, प्रधानमंत्री के रूप के अंदर। तो चाणक्य 2 शासकों के समकालीन प्रधानमंत्री था, तो अपन आगे वो भी चर्चा कर लेंगे। फिर आता है चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम मगध पर 2 बार असफल आक्रमण किया था। सबसे पहले चंद्रगुप्त ने किस पर आक्रमण किया था? मगध पर, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था। फिर उसने सर्वप्रथम पंजाब के अंदर यूनानियों को पराजित किया था, पंजाब के अंदर जो यूनानी थे उनको सर्वप्रथम पराजित किया। तो चंद्रगुप्त की प्रथम विजय कौन सी है यूनानियों के विरुद्ध पंजाब के अंदर? पूछ ले, चंद्रगुप्त की प्रथम विजय कौन सी है? तो यूनानी को अंदर है। पंजाब विजय के बाद चंद्रगुप्त ने इस घनानंद को, नंद वंश का था घनानंद, अपन ने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था, वही घनानंद, इसको पराजित कर दिया। तो प्रथम विजय तो आ जाए तो पंजाब यूनानियों के विरुद्ध, और फिर उसने पंजाब विजय के बाद चंद्रगुप्त ने घनानंद को पराजित कर लिया। 305 बीसी चंद्रगुप्त ने यूनानी सेल्यूकस को पराजित कर दिया। यूनानी सेल्यूकस था, उसको भी इसने पराजित कर दिया। तो अपन ने पढ़ा था इंडिका ग्रंथ, उसके अंदर, तो उसको अधीनस्थ, तो उसको भी सेल्यूकस को भी पराजित किया। तब सेल्यूकस ने एनियारा प्रांत के 4 क्षेत्र दिए थे, और इसने क्या एनियारा प्रांत के 4 क्षेत्र दिए और वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। प्रांत कौन कौन से? हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल। यहां तक भारत का एक सूत्र के अंदर बंधा था उस समय, मौर्य साम्राज्य के समय। और इसके बदले चंद्रगुप्त ने यहाँ पर इसको क्या दिया था? यूनानी सेल्यूकस तो 500 हाथी दिए थे, 500 हाथी दिए थे, और उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करे। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के अधीनता स्वीकार करी थी, और सेल्यूकस ने 4 प्रांत दिए थे, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल। फिर आता है मौर्य राज्यों में दक्षिणी भारत का विजय। दक्षिणी भारत है, वहां पर विजय शब्द पर किसको ठहरी जाता है? चंद्रगुप्त को ही जाता है। दक्षिणी भारत के अंदर कोई भी राजा वहां पर विजय नहीं कर पाया था, लेकिन सबसे पहला कौन था? चंद्रगुप्त को ही इसका श्रेय दिया जाता है। फिर आता है जैन साहित्य के अनुसार चंद्रगुप्त के अंतिम समय 12 वर्षीय अकाल पड़ गया था।
जैन साहित्य के अंदर कहा गया है जो चंद्रगुप्त का अंतिम समय था उस समय 12 वर्ष का अकाल पड़ गया और इससे दुखी होकर चंद्रगुप्त ने राज्य छोड़ दिया और कहाँ चला गया, भद्रबहु के साथ श्रवणबेलगोला कर्नाटक के अंदर है वहां पर चला गया और यहीं फिर उसने शैलखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। शैलखना मतलब कुछ खाना पीना नहीं, और तो उस समय उनके प्राण त्याग दिए। जैन साहित्य के अंदर होता है ये, जैनों के अंदर शैलखना विधि। तो अंतिम चंद्रगुप्त का अंतिम समय कहाँ गुजरा था, कर्नाटक के अंदर श्रवणबेलगोला के अंदर। फिर आता है बिंदुसार। बिंदुसार ये चंद्रगुप्त के बाद आता है। 298 बीसी से 273 बीसी का टाइम पीरियड है। 298 बीसी से 298 बीसी से 273। बिंदुसार के समय डारमेकस और डायनोरियस नामक दो विदेशी भारत आए थे। मैं आपको बता दूं यहाँ, ये डायनमेकस ये कहाँ का था, ये सीरिया का था। ये कहाँ का था, सीरिया। यहां लिख देता हूं, यहां लिख नोट कर लेना। ये तो था सीरिया का। सीरिया का राजा था उस समय एंटीयोकस, उसने इसको भेजा था बिंदुसार के दरबार के अंदर। बिंदुसार के समय डाइकेसक यानी ये सीरिया का था। फिर एक है डायोनिसियस, ये था कहाँ का था, ये मिस्र का था। ये भी आप नोट कर लेना, ये कहाँ का था, मिस्र का। इसीलिए मैंने दोनों लिखा दिए, ताकि ये तो सीरिया का था, ये था मिस्र का। तो इसीलिए ये बिंदुसार के दरबार के अंदर आए थे। तो क्वेश्चन आ रखा है ये डाइमेकस और डायोनिसियस ये कहाँ नामक विदेशी भारत किसके शासक के समय आए, तो बिंदुसार के समय आए थे। और बिंदुसार का टाइम पीरियड है 298 बीसी से 273 बीसी। इस बिंदुसार के समय अशोक अवंती या उज्जैन का उपराजा था। अशोक, इस अवंती को क्या कहते हैं, उज्जैन कहते हैं अभी वर्तमान के अंदर। इस अशोक है ना, ये अशोक जो इस बिंदुसार का पुत्र था, आगे आएंगे पढ़ेंगे अपना अशोक, ये बिंदुसार के ही समकालीन था। बिंदुसार के ही समकालीन था बिंदुसार के। और बिंदुसार ने इसको अवंती या उज्जैन का उपराजा बनाया था। अवंती और उज्जैन का, या तो अवंती है इसी का कहते हैं उज्जैन। बिंदुसार ने आजीविक संप्रदाय को संरक्षण दिया था। बिंदुसार ने आजीविक संप्रदाय को संरक्षण दिया था। क्वेश्चन आ जाए आजीविक संप्रदाय का संरक्षण किसने दिया था मौर्य राजाओं में, तो बिंदुसार ने दिया था। ये चाणक्य प्रधानमंत्री था, ये 2 राजाओं के समकालीन था। क्वेश्चन आ रखा है चाणक्य मौर्य राजाओं कितने समकालीन था, 2। एक तो चंद्रगुप्त हो गया, एक बिंदुसार हो गया। तो चंद्रगुप्त और बिंदुसार क्वेश्चन आ रखा है, ये बिंदुसार नोट कर लेना आप। चंद्रगुप्त और बिंदुसार है, ये चाणक्य इन दोनों के समकालीन था। चाणक्य के समकालीन 2 प्रधानमंत्री, चाणक्य इन दोनों के समय प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन यह था राजाओं, चाणक्य 2 राजाओं के समकालीन प्रधानमंत्री था। 2 राजा कौन कौन से हैं, एक तो चंद्रगुप्त और एक बिंदुसार। ये थी अपनी आज की क्लास। और नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे अपने अगला अशोक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप मैंने बहुत अच्छे कंटेंट इकट्ठे करके आपको बताए हैं, और लगभग आप ओल्ड पेपर देखना यही आपको मिलेंगे। तो अपना नेक्स्ट क्लास के पढ़ेंगे अशोक, और अशोक का राज्याभिषेक, और अशोक ने बौद्ध धर्म कैसे ग्रहण किया, और उसका कलिंग युद्ध। तो अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अपन मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।